अरुंधति दिल्ली स्टेशन पर भागती हुई आ रही होती है। तभी उसे ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम वरुण होता है और वरुण अरुंधति को हाथ देकर उसे ट्रेन में खींच लेता है। थैंक यू फॉर योर हेल्प। वेलकम। वैसे मेरा नाम वरुण है। एंड योर नेम? नहीं, अरुंधति नाम है मेरा। अरुण तो मेरे दोस्त मुझे प्यार से बोलते हैं। नाइस नेम। तुम कहाँ जाती? मैं भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल में मेरा घर है। तुम कहाँ जा रही हो? और वो गुंडे कौन थे जिससे तुम भाग रही थी? वो मेरे अप्पा के गुंडे थे। मेरे अप्पा मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई और अब मैं पुणे अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। कुछ दिन उसके साथ रहूंगी, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। और तुम्हारे पापा के गुंडे वहाँ पहुँच गए तो? अप्पा को नहीं पता कि मेरी फ्रेंड कहाँ रहती है। वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और अगर ढूंढ भी लिया तो मुझे भागने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं फिर भाग जाऊंगी। अच्छा। देखो, दूसरा स्टेशन आ रहा है। मेरे अप्पा के गुंडे वहाँ आ गए होंगे। तुम मेरे साथ भागेगी या यही ट्रेन में छुपेगी? तुम इन गुंडों से कब तक भागोगी? हाँ, ये नेक्स्ट स्टेशन मेरे घर का ही है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन के लिए वहाँ रहना। जब बात शांत हो जाएगी तो तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाना। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम मेरे लिए क्यों परेशान होगे? जब इतनी मदद की है तो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के घर पहुंचा के ही मानूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रेंडली भी हैं। वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ जाएंगे और हेल्प भी करेंगे। तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, वरुण अरुंधति को छुपाता हुआ अपने घर ले जाता है और घर जैसे ही पहुँचते हैं और दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खोलने वाला उसका पिता हेमंत होता है। बबीता देखो, तुम्हारा बेटा आ गया। नमस्ते पापा। आ गया बेटा, अंदर आजा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। मम्मी, इससे मिलो, ये है अरुंधति। मम्मी, मैं इसे भगाकर नहीं लाया हूँ, खुद आई है अपने घर से भागकर। तुम्हें ये कहाँ पर मिली और कहाँ से आई है ये? नमस्ते आंटी। वरुण ठीक बोलती है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं अपने घर से खुद भाग कर आई। वरुण तो मुझे ट्रेन में मिला। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर बात करेंगे। बबीता, जो बच्चे थके हुए आए हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करो। अरुंधति बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। उसके बाद बबीता अरुंधति को अपने कमरे में ले जाती है। तुम आराम करो, मैं खाना तैयार करके तुम्हें बुलाती हूँ। ऐसा बोलकर बबीता अरुंधति को उस कमरे में आराम के लिए छोड़कर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर मिलते हैं। तभी हेमंत बोलता है, बेटा, तुम कहाँ से हो और अपने घर से क्यों भागी हो? अरे अंकल, बताया तो, मैं चेन्नई से हूँ। चेन्नई में मैं अपने अप्पा और अम्मा के साथ रहती हूँ। मेरे अप्पा ने जिस लड़के से मेरी शादी तय की थी वो चेन्नई का जाना माना गुंडा निकला, इसीलिए अम्मा के कहने पर मैं वहाँ से भाग आई और अप्पा को नहीं पता। तभी मेरे को ट्रेन में वरुण मिला और वरुण ने मेरी बहुत हेल्प किया। यहाँ भी लेकर आया। मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन ये अपने साथ मुझे यहाँ ले आई। ये सही किया तुमने वरुण, यहाँ ले आई इसे। ये छोड़ बेटा, ये बता, ये आलू का पराठा स्पेशल तेरे लिए बनाया है, कैसा लगा? थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मेरी अम्मा भी इडली, डोसा, वड़ा, सांबर और नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती। बेटा, जब तक तुम्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती तब तक तुम यहीं रह सकती हो। थैंक यू अंकल। वरुण, तुम सही बोली थी, तेरे अम्मा और अप्पा बहुत अच्छे हैं। मैं तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम यहाँ सेफ रहोगी और तुम्हें यहाँ कोई पहचानेगा भी नहीं। आंटी, आप मुझे इतना अच्छा खाना खिलाई, अब शाम को खाना मैं बनाएगी। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों बनाओगी? हाँ अरुंधति, मम्मी ठीक बोल रही हैं, खाना तुम क्यों बनाओगी? चिंता मत करो, मैं खाना अच्छा बनाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो लोग साथ रहते हैं और अरुंधति उनके साथ ऐसे रहने लगती है जैसे वो हमेशा से ही वरुण की फैमिली के साथ रहती है। और अरुंधति बबीता को कोई भी काम नहीं करने देती। बबीता को अरुंधति में अपनी बहू नजर आने लगती है और धीरे धीरे वरुण और अरुंधति भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर एक दिन बबीता और हेमंत लिविंग रूम में वरुण के साथ बैठे हुए होते हैं। देखिए जी, हमारे साथ बैठकर भी ये लड़का अपने फोन को नहीं छोड़ता, जब देखो फोन में लगा रहता है। मम्मी, काम कर रहा था मैं, बताइए क्या बात है? बेटा, तेरी उम्र हो गई है, अब तो शादी कर ले। बेटा, शादी जल्दी कर ले, वरना तेरी माँ जैसी मिलेगी कोई। मेरी तो जैसे तैसे कट गई। आप फिर शुरू हो गए? कुछ दिनों से तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तो बता, तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? तुझे कोई लड़की पसंद नहीं है तो तू बता,
तुझे अरुंधति कैसी लगती है? मैं सोच ही रहा था कि तुम अरुंधति का नाम तो नहीं लोगी। अरे मम्मी, अरुंधति तो मेरी अच्छी दोस्त है बस। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? वैसे बबीता, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। पसंद तुम्हारी बहुत अच्छी है। अरे पापा मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों, इसमें क्या गलत है? तुम्हें अरुंधति पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है पापा। ये सारी बातें अरुंधति सुन रही होती है और सामने से आकर बोलती है, अंकल आंटी, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पीछे एक गुंडा लगा है। वो मेरे साथ साथ किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे मुझे वरुण बहुत पसंद है, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना अरुंधति? वरुण, तुझ पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है मैं। इसके बाद कुछ दिनों में वरुण और अरुंधति की शादी हो जाती है और अरुंधति वरुण और उसकी फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहती है। ऐसे ही समय बीतता है और रोजाना वड़ा, इडली, डोसा, सांबर वो सबको यही खिलाती है और खुद भी यही खाती है। फिर एक दिन उनके मोहल्ले में एक कंपटीशन होता है। बबीता की पड़ोसन उनके घर आती है। अरे बबीता बहन, कहाँ हो? अरे रूपा, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें पता है मोहल्ले में खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी अपनी शहर के स्पेशल डिशेस बनाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बहू भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है क्या? हाँ, मेरी बहू भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। वो तो एमपी से है ना, तो वहाँ की फेमस आलू की कचौरी बनाएगी और उसके हाथ की आलू की कचौरी का जैसे कोई मुकाबला ही नहीं है और इतनी बढ़िया बनाती है कि क्या बताऊं। अच्छा बहू, रूपा आंटी के लिए चाय लेकर आओ। बबीता अरुंधति को आवाज लगाकर चाय के लिए बोलती है। और बबीता, तेरी साउथ इंडियन बहू को खाना बनाना आता नहीं है क्या? अरे तुझे क्या पता, मेरी बहू 56 तरीके के डोसे बना सकती है। तू देखना, ये कंपटीशन मेरी बहू ही जीतेगी। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारी चाय बाद में पीऊंगी। ऐसा बोलकर रूपा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बबीता अपनी बहू अरुंधति को कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए बोलती है तो अरुंधति भी हाँ कर देती है। उसके बाद वो लोग कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। फिर कंपटीशन का दिन आता है और मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी शहर की फेमस डिशेस बनाती हैं। अरुंधति साउथ इंडियन होने की वजह से साउथ का खाना यानी डोसा, इडली, सांबर, नारियल की चटनी बनाती है और सभी बहू का खाना वहाँ के जज के सामने रखा जाता है। सभी खाना अच्छा बना था, लेकिन अरुंधति के हाथ का बना हुआ इडली, डोसा और सांबर सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। जज भी उंगलियां चाटते रह जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है। वैसे तो सभी बहुओं ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन ये साउथ इंडियन खाना इतना टेस्टी है कि इसके जैसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो मैंने और मेरे साथियों ने ये फैसला लिया है कि इस कंपटीशन को जो जीती है वो है साउथ इंडिया के चेन्नई से अरुंधति। ये सुनते के साथ ही अरुंधति की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वरुण भी उसका बहुत साथ देता है। उसके बाद फिर एक अनाउंसमेंट होती है। अरुंधति ने ये कंपटीशन जीतकर जो प्राइज मनी जीती है वो तो जीती ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चीफ गेस्ट की हैसियत से अरुंधति को अपने टीवी शो सीखो कुकिंग में रोल का ऑफर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि मेरा साउथ इंडियन खाना आप लोगों को इतना पसंद आती। और वरुण, तेरे को भी थैंक यू। तू अगर मेरा साथ ना देती तो आज मैं इस जगह पर नहीं होती और इस कंपटीशन को जीतने का श्रेय वरुण के अप्पा और अम्मा को जाती। अरुंधति के ऐसा बोलते ही सब बहुत खुश होते हैं और तालियां भी बजाते हैं। उसके बाद अरुंधति भी और वो इडली डोसा वाली बहू के नाम से पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाती है। शहर में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था दावत और इस रेस्टोरेंट में सुनीता नाम की एक शेफ काम किया करती थी। वो बहुत ईमानदार और नरम स्वभाव की लड़की थी और उसके हाथ का पिज्जा, समोसा, पास्ता लोगों को सब बहुत पसंद आता था। कोई भी उसे ये सब बनाने की रेसिपी पूछता तो वो हंसकर टाल दिया करती। जो भी कस्टमर उसके रेस्टोरेंट में पिज्जा या समोसा खाने आता उसे वो चीज बहुत पसंद आती और वो सुनीता की तारीफ करता। दीपक सर, आपके रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा तो कहीं नहीं मिलता। क्या डालते हो आप पिज्जा और समोसे में? ये सब तो आप हमारे रेस्टोरेंट की शेफ सुनीता से पूछिए, वही बनाती है ये डिलीशियस पिज्जा और समोसा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जो भी दावत रेस्टोरेंट में आकर पिज्जा या समोसे खाता वो बहुत तारीफ करता। फिर एक दिन कस्टमर आया, उसने पिज्जा समोसे की डिमांड की और रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ परेशान हो गया और सुनीता को भी समझ नहीं आ रहा था कि कस्टमर मांग क्या रहा है। स्टाफ ने पिज्जा ले जाकर दिया तो कस्टमर ने मना कर दिया, समोसा ले जाकर दिया तो
उसके लिए भी मना कर दिया। उसके बाद सुनीता ने कस्टमर से पूछने की कोशिश की कि आखिर वो खाना क्या चाहता है। हेलो सर, मैं यहाँ की शेफ हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? हेलो मैम, आप परेशान मत होइए। हम लोग शिमला गए थे तो वहाँ हमारे बच्चे ने पिज्जा समोसा खाया था। समोसे के अंदर पिज्जा की स्टफिंग भर के वह लोग समोसा बनाते हैं, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा और वो यहाँ आकर भी इस पिज्जा समोसे की जिद कर रहा है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पिज्जा समोसा बनाकर दे सकूँ। उसके बाद सुनीता पिज्जा समोसा बनाने के लिए रेस्टोरेंट के किचन में चली गई और वहाँ जाकर उसने पिज्जा समोसा बनाकर कस्टमर को सर्व किया। जैसे ही कस्टमर ने सुनीता के हाथ का पिज्जा समोसा खाया तो वो खुश हो गए। उन्होंने ऐसा पिज्जा समोसा कभी नहीं खाया था। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, सर आपकी शेफ ने तो कमाल कर दिया। जो हम लोगों ने शिमला में पिज्जा समोसा खाया था, ये पिज्जा समोसा तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हमें जब भी पिज्जा समोसा खाना होगा तो हम यहीं आएंगे। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद दावत रेस्टोरेंट के मेन्यू में एक और डिश बढ़ गई और अब से पिज्जा समोसा भी रेस्टोरेंट में मिलने लगा। जो भी उसके मेन्यू को देखता सभी लोग वही ऑर्डर करते और जो भी पिज्जा समोसा खाता तो मानो पिज्जा समोसे का फैन हो जाता। सभी लोग सुनीता की बहुत प्रशंसा करते। सुनीता, मैं रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, मुझे तो अपने पिज्जा समोसे की रेसिपी बता दो। सर, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको अपने पिज्जा समोसा बनाने की रेसिपी दे दूंगी। ऑनर के पूछने पर भी सुनीता नहीं बताती और हंसकर टाल देती है। पूरे रेस्टोरेंट का स्टाफ सुनीता को पिज्जा समोसा बनाते हुए देखा करता और सुनीता जैसा पिज्जा समोसा कोई नहीं बना पाता। और दावत रेस्टोरेंट में अब लोग पिज्जा समोसा खाने आते थे। रेस्टोरेंट के मालिक दीपक को भी सुनीता की बहुत तारीफ करने की आदत हो गई थी। आखिर रेस्टोरेंट सुनीता की वजह से ही चलने लगा था। सुनीता मैम, आप इतनी टैलेंटेड शेफ हो, आपको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे भी कोई डाउट रहेगा ना तो मैं आपसे पूछने आऊंगी, ठीक है ना सुनीता मैम? यस डियर, तुम्हें जब भी कोई हेल्प चाहिए हो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुनीता का स्वभाव तो था ही नरम, लेकिन अब उसका पिज्जा समोसा भी मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से दावत रेस्टोरेंट में सुनीता के बने हुए पिज्जा समोसा को खाने आते। लेकिन एक दिन दावत रेस्टोरेंट में एक नई शेफ आती है जिसका नाम माया था। वो एक घमंडी लड़की होती है। वो ठीक से किसी से बात भी नहीं करती थी और वो देखती है कि दावत रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ सुनीता की ही प्रशंसा करता है और रेस्टोरेंट का मालिक दीपक भी सुनीता के नाम की माला जपता है और वो सुनीता से जलने लगती है। ये सुनीता भी ना एक पिज्जा समोसा क्या बनाने लगी, खुद को बड़ी शेफ समझती है और सभी इसके दीवाने हो गए हैं। नहीं, लेकिन माया के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। माया के सिवा कोई और फेमस नहीं हो सकता। मैं उस सुनीता के बच्चे का बाजा बजा कर रख दूंगी और सुनीता को दावत रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा कर रहूंगी। माया ठान लेती है कि वो दावत रेस्टोरेंट से सुनीता को निकलवा कर रहेगी। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और माया एक दिन चुपके से सुनीता के बने हुए पिज्जा समोसे की स्टफिंग में नशीली दवाइयाँ मिला देती है और किसी को पता भी नहीं चलता और सुनीता अपने पिज्जा समोसा को बनाकर कस्टमर को सर्व करती है। जैसे ही कस्टमर वो पिज्जा समोसा खाता है उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। तो जो कस्टमर उसके साथ आई थी यानी कि उसकी पत्नी, वो रेस्टोरेंट के ऑनर को बुलाती है। मैनेजर, इस रेस्टोरेंट का ऑनर कौन है? बुलाओ उसे। ये सर, यहाँ का ऑनर मैं हूँ। दीपक, क्या हुआ? देखो, आपके ये पिज्जा समोसे को खाते ही मेरे पति नीले पड़ गए हैं। ये किसने बनाया है? बुलाओ शेफ को। सुनीता, तुमने इस पिज्जा समोसे में ऐसा क्या मिला है जो कस्टमर को खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो गई? तभी सुनीता भी भागती हुई वहाँ आ जाती है। अरे सर, मैंने कुछ नहीं मिलाया और मुझे नहीं पता कि कस्टमर को खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। देखो, तुम्हारा पिज्जा समोसा खाते ही कैसे मेरे पति को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगी और रेस्टोरेंट को भी बंद करवा दूंगी। सुनीता, आज के बाद तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में देख मत जाना। निकल जाओ मेरे रेस्टोरेंट से। ये सब होने के बाद दीपक सुनीता को रेस्टोरेंट से निकाल देता है और माया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो यही तो चाहती थी। और सुनीता रेस्टोरेंट से निकलने के बाद कहीं और नौकरी ढूंढने जाती तो उसे लोग फ्रॉड और झूठी कहने लगते और कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा था। और वो सोचती है, अब इस शहर में रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। जब से माँ बाबूजी ने मुझे अकेला छोड़ा है तब से आज तक मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही है। मैं गाँव चली जाती हूँ, वहीं रहूंगी।
सुनीता जब 12 साल की थी तब उसके माता पिता का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वो जब से अकेले ही खुद को संभाल रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे दावत रेस्टोरेंट से बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा। उसके बाद वो गांव चली जाती है और गांव में उसके माता पिता का घर होता है। मैं गांव आ तो गई, लेकिन मैं यहाँ क्या काम करूँगी। सुनीता अपने पुराने घर में रहने लगती है। धीरे धीरे वो घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है और साफ सफाई करते हुए वो अपने घर के पीछे के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ उसके माता पिता का एक पुराना समोसे का ठेला खड़ा था। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचती है, क्यों ना मैं इस पुराने समोसे की ठेले पर अपने नए पिज्जा समोसे को बेचना शुरू कर दूं। उसके बाद सुनीता उस ठेले को बाहर निकालती है और उसकी साफ सफाई करती है। फिर पिज्जा समोसा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री लाकर पिज्जा समोसा बनाना शुरू करती है। और जब वो पिज्जा समोसा बना रही थी तो पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी उससे आकर पूछते हैं, सुनीता बेटिया, ये तो तुम्हारे पिताजी का ठेला है ना, जिस पर वो बहुत स्वादिष्ट समोसे बेचा करते थे। अब तुम क्या बेच रही हो? अंकल जी, बाबूजी भी समोसे बेचा करते थे, मैं भी समोसे ही बेच रही हूँ। बस फर्क इतना है कि बाबूजी उस जमाने के समोसे बेचते थे और अब मैं इस जमाने के समोसे बेच रही हूँ। मेरे पास बहुत तरह के समोसे हैं, आप खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। फिर सुनीता शर्मा जी को अपने पिज्जा समोसे खाने को देती है, जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और शर्मा जी को खाते हुए देखकर गाँव के कुछ लोग भी आ जाते हैं। बेटिया, समोसे तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। ऐसा समोसा तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। धन्यवाद काका। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुनीता के पिज्जा समोसे अब गांव भर में मशहूर होने लगते हैं। और उधर दावत रेस्टोरेंट में माया को दीपक खुद से ही बात करते हुए सुन लेता है। अच्छा सबक सिखाया उस सुनीता की बच्ची को, माया से पंगा लेने चली थी तो ये हाल तो होना ही था। मैं तो उसे बहुत समझदार समझती थी, वो तो कितनी बुद्धू निकली। दवाई मिलाई मैंने और नाम लगाया उस पर और रेस्टोरेंट से निकलवा कर ही मानी आखिर मैं उसे। अच्छा, तो उस दिन दवाई तुमने मिलाई थी और नाम सुनीता का लगाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया माया, चलो मेरे साथ। दीपक माया को कॉन्फ्रेंस में ले जाता है और सब सच बोलने के लिए बोलता है। मीडिया के सामने माया को सब सच बोलना पड़ता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि सुनीता फ्रॉड या झूठी नहीं थी और सुनीता की खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाती है। ये सब सुनीता टीवी पर देख लेती है। कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट के मालिक दीपक सुनीता को ढूंढते हुए गाँव आते हैं। अरे दीपक सर, आप यहाँ कैसे? सुनीता, मुझे माफ कर दो, तुम तो जानती हो ना, हमें नहीं पता था कि उस दिन दवाई माया ने मिलाई थी, तुमने नहीं। और चलो मेरे साथ वापस। ऐसे कब तक तुम ठेला लगाओगी? नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको सच पता चल गया। और रही बात दावत में वापस आने की, तो अब मैं गाँव में ही रहूंगी और यहीं से अपना बिजनेस करूंगी। तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन तुम्हारे लिए दावत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना कहकर दीपक तो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सुनीता ठेले से काम करते करते अपना रेस्टोरेंट खोल लेती है और धीरे धीरे उसके शहर में भी ब्रांचेस हो जाती है और वो एक पिज्जा समोसे वाली के नाम से फेमस हो जाती है।